हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 2010 पार्ट ए का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब सेक्शन सी पार्ट ए। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनिया कंसल्टिंग क्लिनिक, ठीक है, एक मनिया कंसल्टिंग क्लिनिक है जो कि जिन्होंने परचेज की है मशीन ऑन मार्च 1 2003 में। ठीक है, एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,50,000 की। ठीक है, 1,50,000 की इन्होंने मशीन खरीदी है और ये इनकी जो परचेज डेट है वो मार्च 1 2003 है। यानी कि जो पहले महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा वो पूरे साल का नहीं निकलेगा, पूरे 12 महीने का नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने जनवरी में नहीं बल्कि मार्च में परचेज किए है। ठीक है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक के जितने भी महीने होंगे उतने महीने का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट प्राइसेस 1,50,000, यानी कि जब वो दुकान के अंदर गए और उन्होंने मशीन को देखा तो मशीन के ऊपर जो टैग प्राइस लगी हुई थी, यानी कि जो टैग लगा हुआ था मशीन के ऊपर, उसमें ये प्राइस लिखी हुई थी 1,50,000। ठीक है, फिर लिखा है कि सब्जेक्टेड टू अ ट्रेड डिस्काउंट 6%। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने यानी कि मानिया कंसल्टिंग क्लिनिक वालों ने उन दुकान वाले से बार्गेनिंग की। ठीक है, बार्गेनिंग करके जो डिस्काउंट लिया 6%, उसको हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट यही होता है कि आप जब डीलिंग करते हो या बार्गेनिंग करते हो तो उस वक्त जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट लग के फिर आपकी इनवॉइस बनेगी, यानी कि बिल बनेगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्रेडिट टर्म वॉज 2 डिवाइड बाई 10 एंड n डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कि जब ये दुकान वाले के पास मानिया कंसल्टिंग क्लिनिक के लोग गए और उन्होंने मशीन देखी और मशीन खरीदी और उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी अवेल किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दुकान वाले को बोला हम आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपको पेमेंट करेंगे कुछ 30 दिनों के बाद। ठीक है, अब दुकान वाला परेशान, दुकान वाले ने कहा कि भाई अब ये मुझे इतने टाइम बाद पेमेंट करें, कब पैसे आए, कब मैं जो है अपने आगे सप्लायर्स को दूं, कब मेरा जो है, जाहिर सी बात है मेरा बिजनेस तो स्टक हो जाएगा जब तक ये कैश फ्लो हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा, दुकान वाले ने कहा कि भाई मैं आपको मज़ीद 2% डिस्काउंट दूंगा अगर आपने 10 दिन के अंदर मुझे पेमेंट कर दी, अदरवाइज आपको 30 दिन के अंदर ऑलरेडी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर विद इन 10 डेज आपने पेमेंट की, अगर नहीं की तो आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। ठीक है, अदरवाइज वो आपको सू कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, फिर द पेमेंट वॉज मेड विद इन द डिस्काउंटेड पीरियड, यानी कि जो डिस्काउंटेड पीरियड था 10 दिनों का उसके अंदर ही पेमेंट हो गई, तो उसका मतलब कि 2% डिस्काउंट भी अवेल किया। अब ये जो 2% डिस्काउंट हम अवेल करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, फिर आपके पास आगे लिखा हुआ है द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कंपनी ने और ये एक्सपेंसेस भी इनकर्ड किए। ठीक है, लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट, ठीक है, ₹4,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे हमारी मशीन की इफिशिएंसी बढ़ जाए, या तो फिर हमारी मशीन की जो काम करने की सलाहियत है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाए, या तो फिर हमारी मशीन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, या तो फिर हमारी मशीन की कॉस्ट में इजाफा हो जाए, यानी कि हम उसको अपनी मशीन की कॉस्ट के साथ ही एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब जैसे अगर आप क्योंकि ये दरअसल एक कॉमन सेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट सपोज कि अगर आप जो एक मशीन खरीद के अपने घर लेकर आते हो, ठीक है, आपने मशीन 10,000 की खरीदी, आपको ट्रांसपोर्टेशन जो उस पर लगा, यानी कि मशीन को जो आपने रिक्शे में या ट्रक पे जो जिसमें भी आप जो उसको लेकर आए, तो उस ट्रक वाले ने या सुजुकी वाले ने आपसे 1,000 रुपीज़ चार्ज किए। ठीक है, अब जैसे ही घर आया तो आपका पड़ोसी आपको बोलता है कि भाई मुझे मशीन बेच दो। ठीक है, आपने कहा ठीक है, तो उसने मशीन की इनवॉइस प्राइस देखी और उसने कहा कि भाई ये मशीन तो आपने 10,000 की खरीदी है, तो मैं आपको 10,000 अभी देता हूँ, आप मुझे मशीन दे दो। क्या आप जो अपने पड़ोसी को ये मशीन बेचोगे? तो ऑब्वियसली नॉट। आप कहोगे कि भाई मैं उसको जो वहाँ से लेकर आया तो उसमें मुझे ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा हुआ, तो वो जो खर्चा वो आपको ट्रांसपोर्टेशन का मशीन की मूवमेंट के लिए वो आप ऑब्वियसली उसके अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह ही सेल्स टैक्स के साथ भी अगर यहाँ पे मेंशन होता है तो आप सेल्स टैक्स भी ऐड करते हो, तो सेल्स टैक्स के साथ भी यही चक्कर है। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़, एक्सरसाइज ड्यूटीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मशीन के ऊपर इम्पोज हुई या मशीन को जो वहाँ से यहाँ पर लेकर आने में जिस जो आपको खर्चे आए, ठीक है, मूवमेंट के लिए जो भी आपको खर्चे आए वो आप मशीन की कॉस्ट के अंदर
एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसकी कॉस्ट उस मूवमेंट की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस इन ट्रांसिट। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट का मतलब होता है कि आप जो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जो इंश्योरेंस खरीदी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी मशीन जो है वो कहीं फॉरेन कंट्री से आ रही है शिपमेंट के थ्रू, ठीक है, शिप्स के थ्रू, तो वहाँ पे हमेशा ये ख़तरा होता है कि मरीन में कहीं पे सुनामी आ जाए और आपकी शिप के साथ आपका माल भी डूब जाए, या शिप के साथ माल भी डूब जाए, नॉट आपकी शिप स्पेसिफिकली, किसी और की शिप पे भी आप मंगवा सकते हो सामान, ठीक है। तो शिप के साथ अगर आपका सामान डूब गया तो ऑब्वियसली आपको नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान को कवर करने के लिए आप जो है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन की इंश्योरेंस ले लेते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस मशीन की मूवमेंट के अंदर इंक्लूड है, और ये ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस जब आप उसको जब गुड आपके पास पहुंच जाता है तो आप उस बंदे को दे देते हो, यानी कि आप जो है रिस्क को यहाँ पर मतलब उस रिस्क ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मशीन आपके पास पहुँच चुकी है, और आपने जो प्रीमियम्स जो आपके इंश्योरेंस पे प्रीमियम्स लगते हैं वो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो वो प्रीमियम्स जो है आपने जो इंश्योरेंस खरीदी होती है वो, और जो इंश्योरेंस पे आप प्रीमियम पे कर चुके होते हो, वो उन सब का सम जो है आप इंश्योरेंस इन ट्रांसिट मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस इन ट्रांसिट 4000 है, तो हम ये ऑब्वियसली ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये हम जो है वो इंक्लूड कर देंगे हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन में, ठीक है। फिर है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी भी आप मशीन की जो मूवमेंट पे, क्योंकि अगर ये कस्टम पे पहुंचती है, फिर वहाँ पे ड्यूटीज़ लगती हैं इन पे, ठीक है। फिर आप जो ड्यूटीज़ पे करके आप जो हार्बर होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी हुई होती है, वहाँ से आप उन्हें ले जाते हैं, ठीक है। फिर एक कैरेज इन ₹3000। अब ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ये खर्चा आया 3000, कैरेज इन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये ऑब्वियसली ये भी ऐड होगा। फिर इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन ₹7000, ठीक है। इंस्टॉलेशन से ये होता है कि आपकी मशीन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है, ठीक है, क्योंकि अगर ये इंस्टॉल्ड ना होगी तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना मशीन की लाइफ को बढ़ा देता है, तो अगर वो मशीन की लाइफ को एनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तो उसका मतलब कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये टेस्ट रन जो आपको अश्योरिटी दे देता है कि आपकी मशीन जो है वो सही तरह काम करेगी, ठीक है। अदरवाइज जो आप उसको वापस करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है, ठीक है, विद इन 10 डेज में। मतलब ये टेस्ट रन उसी वक्त ही होता है कि जिस मशीन खरीदी जाती है, ठीक है, उसके बाद ही टेस्ट रन किया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट रन भी हमारी कॉस्ट में इजाफा कर देता है, ठीक है, मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई आपसे ये मशीन खरीदेगा और आपके इस मशीन के ऊपर ऑलरेडी टेस्ट रन का खर्चा कर चुके होगे, तो आप कहोगे कि भाई मैं आपको इतने में मशीन नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट रन की चार्जेस भी पे किए हैं, तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉमन सेंस यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी भी देखा कि तमाम सारे वही एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि मशीन के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। फिर आपके पास ये ₹79,180 एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेट लाइफ ऑफ ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स की लाइफ है। और ये जो हमारी ₹79,180 है, ये हमारी सल्वेज वैल्यू है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू है, या इसको हम रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब आपकी मशीन कम्प्लीटली डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि 10 साल के बाद आपकी मशीन जो है कम्प्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो जब आपकी मशीन कम्प्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो उसके बाद वो कोई काम करने के लायक नहीं रहेगी। फिर आप उसको लेके जाओगे कबाड़ी वाले के पास या स्क्रैप वाले के पास, तो वो आप उस मशीन के जितने आपको पैसे देगा उसको हम कहेंगे सल्वेज वैल्यू, ठीक है, उसकी सल्वेज वैल्यू, यानी कि जब वो मशीन पूरा कबाड़ हो गई तो अब उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें से वो लोहे वगैरह निकालेगा, या उसमें जो पार्ट्स वगैरह होंगे, तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। फिर है द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड for computing depreciation and allowance method. What is this allowance method? Yes, allowance method to record depreciation. Company's accounting year ends on December 31st each year, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट में हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूट करनी है, फिर हमें करना है क्या, कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, ठीक है। पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, इसकी लिस्ट प्राइस है 1,50,000, ठीक है।
तो 1,50,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, लिस्ट प्राइस के आगे 1,50,000, ठीक है। फिर यहाँ पे है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कितना मिला था? ट्रेड डिस्काउंट को मिला था 6%, ठीक है। तो ये 6% किसका? 6% 1,50,000 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6% से, ठीक है। तो हमें ये बता देगा कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक आउट माई कैलकुलेटर। सो 1,50,000 का 6% जो है वो 9,000 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब 9,000 हमारे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो 9,000 से हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 1,50,000 में से 9,000 निकाल देंगे तो ये बचेगा हमारा 1,41,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। अब ये आ गई हमारी इनवॉइस, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने विद इन डिस्काउंटेड पीरियड पेमेंट कर ली है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 2% यहाँ पे डिस्काउंट भी होगा। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट जब होगा तो 2% हम इसका लेंगे इनवॉइस प्राइस का, ना कि लिस्ट प्राइस का, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस का, क्योंकि अब हमारी जो बिल है वो 1,41,000 का है, ठीक है। अब वो जो है 1,50,000 का नहीं है, ठीक है। यानी कि हमने जो खरीदारी की है वो 1,41,000 की है, तो वो उस पर ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 1,41,000 का 2% हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2% से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कैश डिस्काउंट, ठीक है, जो कि कितना है, लेट्स फाइंड आउट। सो 1,41,000 का 2% है 22,820, ठीक है। सो 2,820 हमारा कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ये माइनस कर देंगे 2,820, ये लेस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी, लेकिन नॉट द फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन, क्योंकि उसके अंदर अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐड होना बाकी है, ठीक है। तो जब हम 1,41,000 में से माइनस कर देंगे 2,820, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,38,180, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी आ गई 1,38,180 कॉस्ट ऑफ मशीन बिफोर एडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इसमें जो है तमाम हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐड कर देंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जस्ट इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास पहले था इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट, ठीक है, फिर कस्टम ड्यूटी एंड देन कैरेज एंड फिर है आपके पास इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन, ठीक है, फिर रेस्टोरेंट कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अपने तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम इन तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमारी मशीन के अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो कितनी है? हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन है 1,38,180, ठीक है। 1,38,180 हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन है, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे पहले 4,000, ठीक है। तो इसको, क्योंकि ये 4,000 कहाँ के हैं? इंश्योरेंस एंड ट्रांसिट के, ठीक है। तो पहले हम 4,000 ऐड करेंगे, 4,000 प्लस फिर 12,000 एंड देन 3,000 एंड देन 7,000 एंड देन फाइनली 5,000, ठीक है। तो अब हमारी ये फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई है, जो कि है 1,69,180। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी फाइनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1,69,180, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन। अब हम हमारे दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है, ठीक है। ठीक, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है कि आप जो है कॉस्ट को माइनस कर देते हैं उसकी स्क्रैप वैल्यू से या सल्वेज वैल्यू, ठीक है, जो भी आप कहना पसंद करें, ठीक है। सल्वेज वैल्यू से या स्क्रैप वैल्यू से उसको माइनस करके आप डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड ईयर्स, ठीक है, जो कि गिवन होते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जब इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे और फिर आप उसको कंप्यूट करोगे या कैलकुलेट करोगे तो आपको ये दे देगा कि एक साल में वो कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है
और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग आवर्स मेथड और हमारे पास एक यूनिट प्रोड्यूस मेथड, ठीक है, और डबल डिजिट्स मेथड भी है, ठीक है, जो कि काफ़ी रेयरली बल्कि मोस्टली नहीं यूज़ होता। तो अब हम यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट हमने अभी कंप्यूट की कि कॉस्ट थी हमारी 1,69,180 रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन है। फिर हमारी जो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 79,180, ठीक है। अब इन दोनों को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे नंबर्स ऑफ ईयर्स से, वो है कितने 10 ईयर्स, ठीक है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम डिवाइड का साइन खोल लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास 1,69,180, ठीक है, एंड देन वी विल सबट्रैक्ट इट विद आवर स्क्रैप वैल्यू विच इज 79,180, and then we will divide this with our years, numbers of year estimated year, ठीक है। ये एस्टिमेटेड होते हैं, ये कोई एग्जैक्टली नहीं होते हैं, हो सकता है कि एक और साल ज़्यादा चल जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब अब लिखा हुआ है कि नंबर्स ऑफ ईयर्स इतना ही है, तो हमें यही जो है यही अजम्पशन लेकर चलनी होती है कि ये मशीन जो है 10 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकेगी, ठीक है। सो नंबर्स ऑफ ईयर्स आर 10, ठीक है। तो 10 हमारे नंबर्स ऑफ ईयर्स है, तो हमने इसको डिनोमिनेटर पे लिख लिया, ठीक है। तो फिर हमें ये बता रहा है 9,000, यानी कि एक साल जब मशीन 9,000 से डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 9,000, ठीक है। तो अब हम जो है वो पहले 2 ईयर्स का हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। अब ये मशीन जो है वो 2003 में ख़रीदी गई है, यानी कि 2003 और 2004 का हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, ठीक है। और ये 2003 का जो है पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये मार्च से परचेज की गई है, ठीक है। यानी कि जनवरी का नहीं निकलेगा और फरवरी का नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये 10 महीने का, टोटल 10 महीने होते हैं, ये 10 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप जो है या तो फिर पहले क्या करो कि हर एक महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लो, यानी कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका पूरे साल का वो है 9,000, ठीक है। तो एक महीने का कितना होगा, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 12 से तो आपको पता चल जाएगा एक महीने का कितना है, ठीक है। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ताकि फिर आपके ये जो 10 महीनों के कंबाइन हो जाए और आपको ये कंबाइन होकर आंसर मिले, ठीक है। या तो फिर हम जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो भी हमें वो सेम एग्जैक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। तो हम अभी निकालते हैं हमारे 2003 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2003, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया है पूरे साल का 9,000, ठीक है। लेकिन 9,000 इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि मशीन जो है वो मार्च में परचेस हुई है, तो ये 10 महीनों का निकलेगा। तो 10 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें ये आंसर दे देगा। तो लेट जस्ट डू इट विद आवर कैलकुलेटर। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, सो ये 7,500 से डेप्रिशिएट हुआ है पहले साल, ठीक है। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा वो 7,500 का निकलेगा, ना कि 9,000 का निकलेगा। अब 2004 में ये जो है पूरा मशीन जो है पूरे साल का पूरे साल डेप्रिशिएट हुई है, तो इसका जो है वो हम 9,000 ही निकालेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हमारे पास 2003 और 2004 दोनों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गए अंडर दी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसी के साथ ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट बी जो है वो सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।